Okay, we were discussing about the how to calculate the fine, how to calculate the claim. Okay, for that there are actually three situations. Okay, first one is uh, the first situation is that your policy amount is rupees 1 lakh, and stock on the date of hire is also rupees 1 lakh. Okay, this is actually par situation, means actually the policy amount and the stock on date of fire is both are the same. Okay, this is the par situation. Second situation, policy amount is more than the stock on date of fire. Okay, this is actually over insurance. Okay, over insurance situation. And third situation is under insurance situation. Okay, these are the three situation. And if you see, in case of par situation and over situation, the claim amount is equal to loss by fire. The claim amount is equal to loss by fire. Okay, look for the first four situation. You will find that the claim amount is rupees loss by fire is equal to rupees loss by fire. But in case of four situation, that means the situation of under insurance, at that time average clause will be applied. Okay, in most of the cases there will be average clause in fire insurance claim. Okay, average clause is introduced to discourage the average clause is applied to discourage the under insurance. Okay, तो ॲक्च्युली नॉर्मली ह्या पर बघा ते तीन सिच्युएशन्स आहेत इथे क्लेम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. तर आपली ही फायनल स्टेपबद्दल मी फक्त डिस्कस करतोय. आता आपण फर्स्ट अँड सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तर मी जास्त डिस्कस अजून केलेलं नाही आहे, ते मी करणार आहे ॲक्च्युली पुढे. ओके, सेकंड स्टेपमध्ये तुम्ही बघितलं तर एकच फॉर्म्युला यूज होतोय, स्टॉक ऑन डेट ऑफ लॉस बाय फायर इज इक्वल टू स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मायनस साल्वेज व्हॅल्यू. ओके, त्यामध्ये सुद्धा अजून ॲडिशनल असू शकतं ॲक्च्युली, पण नॉर्मल प्रॉब्लेम्स जे असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला हाच नॉर्मल एकच फॉर्म्युला यूज होतो. तिथे एकच फॉर्म्युलानुसार आपला लॉस बाय फायर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि थर्ड सिच्युएशनमध्ये आपला क्लेम कसा फाइंड आउट करायचा, त्याच्यासाठी मी जे आत्ता जे डिस्कस करतो ना तेवढंच तुम्हाला बाकीच्या सर्व प्रॉब्लेममध्ये येणार आहे क्लेम फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके, तर तिथे ॲक्च्युली तीन सिच्युएशन्स आहेत मेजर, एक पार इन्शुरन्स, ओव्हर इन्शुरन्स अँड अंडर इन्शुरन्स. तर पार इन्शुरन्स म्हणजे जिथे पॉलिसी अमाऊंट आणि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हे दोन्ही सेम आहेत, त्याला बोलतात पार इन्शुरन्स. ओके, तर पार इन्शुरन्सच्या केसमध्ये जेवढा लॉस बाय फायर आहे ना तेवढे तुम्हाला क्लेम अमाऊंट मिळणार आहे. आणि ओव्हर इन्शुरन्सच्या केसमध्ये सुद्धा जेवढा तुमचा लॉस अमाऊंट असणार आहे ना तेवढी तुम्हाला क्लेम अमाऊंट मिळणार आहे. ओके, तर पार इन्शुरन्स आणि ओव्हर इन्शुरन्सच्या केसमध्ये जेवढी तुमची लॉस बाय फायर अमाऊंट असणार आहे तेवढी तुमची क्लेम अमाऊंट असणार आहे. ओके, हे तुमचं ॲन्सर आहे, हे तुम्ही ॲन्सर फाइंड आउट करताय. ओके, हे तुम्ही ॲन्सर फाइंड आउट करताय. तर ॲन्सर फाइंड आउट करण्यासाठी या तीन गोष्टी तुम्हाला प्रॉब्लेममध्ये माहिती असणार आहेत. त्या तीन गोष्टींमध्ये कधी पार इन्शुरन्स असेल किंवा ओव्हर इन्शुरन्स असेल तर त्या केसमध्ये तुमचा जेवढा लॉस बाय फायर आहे तेवढी तुमची क्लेम अमाऊंट असणार आहे. ओके, म्हणजे बघा पॉलिसी अमाऊंट 1 लाख रुपीज होती, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1 लाख रुपीज आहे, तर लॉस बाय फायर सुद्धा 1 लाख रुपीज आहे, तर तुमची क्लेम अमाऊंट 1 लाख रुपीज आहे. म्हणजे लॉस बाय फायर जेवढी आहे तुमची तेवढी तुमची क्लेम अमाऊंट असणार आहे. तुमची पॉलिसी अमाऊंट होती 1,20,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर होती 1 लाख रुपीज. ओके, आणि लॉससुद्धा 1 लाख रुपीज आहे. हे ओव्हर इन्शुरन्सची केस आहे, म्हणजे जेवढे तुमची पॉलिसी अमाऊंट आहे त्याच्यापेक्षा गुड्स कमी होते, म्हणजे पॉलिसी अमाऊंट तुमची जास्त आहे, तर ओव्हर इन्शुरन्स आहे. तर त्या केसमध्ये सुद्धा जेवढा लॉस आहे तेवढी तुमची क्लेम अमाऊंट असणार आहे. ओके, थर्ड केसमध्ये सुद्धा बघा इथे सुद्धा ओव्हर इन्शुरन्स आहे, म्हणजे 1,20,000ची पॉलिसी अमाऊंट आहे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1 लाख रुपीज आहेत. ओके, तर त्या केसमध्ये जेवढे तुमची लॉस अमाऊंट असणार आहे तेवढी तुमचा क्लेम अमाऊंट असणार आहे. बघा 90,000चा तुमचा लॉस झाला तेवढी तुमची क्लेम अमाऊंट. जरी पॉलिसी अमाऊंट 1,20,000 असली तरी सुद्धा तुम्हाला 1,20,000 क्लेम मिळणार नाही आहे. ओके, किंवा 1 लाख रुपीचे तुमचे गुड्स जरी गोडाऊनमध्ये होते तरी सुद्धा तुम्हाला 1 लाख रुपीचा क्लेम मिळणार नाही आहे. तर जेवढे तुमचा लॉस होणार आहे तेवढे तुम्हाला क्लेम अमाऊंट मिळणार आहे. ओके, म्हणजे इथे इंडॅमनिटी क्लॉज अप्लाय होतो. तुम्ही जी इन्शुरन्स पॉलिसी जी काढताय ती प्रॉफिट मिळवण्यासाठी काढत नाही आहे, तर तुमचा लॉस रिकवर करण्यासाठी तुम्ही काढताय. त्यामुळे तुम्हाला जरी तुमचा इन्शुरन्स पॉलिसी कितीही असून देत तरीसुद्धा जेवढा तुमचा लॉस असणार आहे तेवढाच तुम्हाला मॅक्झिमम क्लेम मिळू शकतो. ओके, हे दोन सिच्युएशनसाठी झालं, कुठला पार आणि ओव्हर इन्शुरन्सच्या. म्हणजे ही फर्स्ट सिच्युएशन मी अजून एक फर्स्ट सिच्युएशनची एक 7 सिच्युएशन मेन्शन करतो. सेम सिच्युएशन ही बघा, म्हणजे पारवाली सिच्युएशन मेन्शन करू. आणि तिथे लॉस झालेला आहे तुमचा 80,000 रुपीज. 80,000 रुपीज तुमचा लॉस झाला तर क्लेम अमाऊंट किती मिळू शकेल? ओके, कारण की पार आणि ओव्हरच्या सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला क्लेम अमाऊंट तुम्हाला किती मिळणार आहे, तर जेवढा तुमचा लॉस बाय फायर आहे तेवढी तुम्हाला क्लेम अमाऊंट मिळणार आहे. ओके, आता नेक्स्ट सिच्युएशन जी खूप इम्पॉर्टंट सिच्युएशन आहे ती म्हणजे अंडर इन्शुरन्स. तर
अंडर इन्शुरन्सच्या सिच्युएशनमध्ये, ओके, अंडर इन्शुरन्सच्या सिच्युएशनमध्ये बघू शकता, तर तुम्हाला काय होणार आहे की जेवढी तुमची पॉलिसी अमाऊंट असणार आहे तेवढी तुम्हाला क्लेम मिळणार नाही आहे. जेवढा लॉस झाला आहे तेवढासुद्धा तुम्हाला क्लेम मिळत नाही. लॉस बाय फायर बघा, ह्या केसमध्ये तुमचा 1,20,000 म्हणजे तुमच्या 1,00,000चे पॉलिसी अमाऊंट आहे. अरे स्क्रीन शेअर नव्हती केलेली तर मला इन्फॉर्म तरी करायचं. स्क्रीन शेअर विजिबल नाही आहे ना स्क्रीन? ओके ठीक आहे, इन्फॉर्म करत जा मला, म्हणजे तशा पद्धतीने चेंजेस करायला. आता स्क्रीन विजिबल, आता स्क्रीन विजिबल आहे. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? ओके okay, you can watch this all that thing into YouTube video. You will see the screen in YouTube video. I will upload it after completion of lecture. Okay, okay, okay. इन केस ऑफ अंडर इन्शुरन्स, ओके, अंडर इन्शुरन्स म्हणजे काय बघा, इथे तुमची पॉलिसी अमाऊंट आहे 1,00,000 रुपीज आहे. सॉरी, ही केस आपण बघत होतो. ओके, पॉलिसी अमाऊंट आहे 1,00,000 रुपीज आहे, पण स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आहे 1,20,000 रुपीज. म्हणजे सर्व गुड्स इन्शुअर्ड आहेत का? तर नाही. तुमचे गुड्स 20,000चे इन्शुरन्स तुमचे कमी आहेत. म्हणजे 1,00,000 रुपीची पॉलिसी अमाऊंट आहे, तर 1,00,000 रुपीचे गुड्स इन्शुअर्ड आहेत, पण एक्स्ट्रा जे 20,000चे गुड्स आहेत ते इन्शुअर्ड नाही आहेत. म्हणजे इथे अंडर इन्शुरन्सवाली केस आहे. म्हणजे जेवढे तुमचे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आहे त्याच्यापेक्षा तुमची पॉलिसी अमाऊंट कमी आहे, तर ती केस आहे अंडर इन्शुरन्सची. आणि जेव्हा अंडर इन्शुरन्सची केस असणार आहे तेव्हा तुम्हाला ॲव्हरेज क्लॉज नॉर्मली अप्लाय होतो. तर ॲव्हरेज क्लॉज अप्लाय जेव्हा ॲव्हरेज क्लॉज असतो त्या पॉलिसीमध्ये, तेव्हा आपल्याला क्लेम अमाऊंट फाइंड आउट करताना आपल्याला एक फॉर्म्युला यूज करायचा असतो. तर हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा. फॉर्म्युला काय? क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाऊंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस बाय फायर. हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला क्लेम अमाऊंट आपल्याला फाइंड आउट करायचे. ओके ओके, पॉलिसी अमाऊंट आपल्याला कशी, क्लेम अमाऊंट आपल्याला कशी फाइंड आउट करायचं जेव्हा अंडर इन्शुरन्स असणार आहे तेव्हाचा. पार इन्शुरन्स आणि ओव्हर इन्शुरन्सच्या सिच्युएशनमध्ये हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा नाही आहे. ओके, दिस फॉर्म्युला वी विल यूज ओनली ॲट द टाइम ऑफ अंडर इन्शुरन्स. Okay, we will not use this formula for calculation of claim in case of par or over insurance. Okay, this is you should make clear that this formula will be used only at the time of under insurance. Okay, and not in the case of par insurance or over insurance. Okay, look here for this first 4 situation and this 7th situation. Okay, these are the cases which are related to par insurance and over insurance. It means in this situation whole the goods are insured, means policy amount of rupees 1,00,000 and stock on date of fire also 1,00,000. So these all the goods are insured goods. In the second situation 1,20,000 is the policy amount and the stock on date of fire is 1,00,000. That means that 1,00,000 goods are all the good that all the 1,00,000 goods are insured. Okay, there is no such goods which are not insured. Okay, look here, in case of under insurance you will find that some goods are not insured. Okay, that means policy amount is rupees 1,00,000 and stock on date of fire is rupees 1,20,000. That means the 20,000 goods are not insured. Okay, the 20,000 rupees the goods of rupees 20,000 are not insured. Okay, so in case of under insurance you will apply this formula for calculation of claim. Okay, and you will find that in case of par insurance and over insurance you will find that the loss by fire is the claim amount. Every time you will find that loss by fire is the claim amount. Okay, look here. Okay, this situation also loss by fire is equal to claim amount. Okay, but in case of under insurance you will find that your claim amount will be less than the loss by fire. Okay, here also you will see that the policy amount is 1,00,000, stock on date of fire is 1,20,000. Okay, loss by fire is also 1,20,000. Even though loss by fire is 1,20,000, but you are getting the claim amount of rupees only 1,00,000. Okay, it is equal to actually in this situation because whole the goods are insured. Whole the goods are lost. That's why your policy amount is equal to actually
claim amount is equal to policy amount. Okay, but if the some goods are saved from the fire, at that time you will find that your claim amount is less than the policy amount. Okay, only in case of under insurance, because here you need to apply this formula for calculation of claim. Okay, in the fifth situation you will see that how we have calculated this rupees 1 lakh claim amount of rupees 1 lakh by using this formula. Okay, claim amount is equal to amount of policy, that is rupees 1 lakh, divided by stock on date of fire, that is rupees 1,20,000, into loss by fire, that is rupees 1,20,000. By using this formula you have calculated this 1 lakh rupees. Okay, by using this formula you have calculated this 1 lakh rupees. ओके, बघा. ओके, अंडर इन्शुरन्सच्या केसमध्ये आपण कसं आपण फाइंड आउट करतो. अंडर इन्शुरन्सच्या केसमध्ये आपण फॉर्म्युला यूज करतो, कारण तिथे ॲव्हरेज क्लॉज अप्लाय होतो, त्यामुळे हा फॉर्म्युला यूज करतो. 6 वाली सिच्युएशन बघा, फाइंड आउट कसं केलं आपण 91,667. तर कसं फाइंड आउट केलं, क्लेम अमाऊंट अंडर इन्शुरन्स होतं बघा त्या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा. त्या सिच्युएशनमध्ये सुद्धा अंडर इन्शुरन्स होतं. 1 लाखची पॉलिसी अमाऊंट होती, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,20,000 होते, म्हणजे 20,000ची गुड्स अनइन्शुअर्ड आहेत. म्हणजे इन्शुरन्सची अमाऊंट आहे ती सर्व गुड्स इन्शुअर्ड होत नाही आहेत, अंडर इन्शुरन्स आहेत. ओके, तर त्या केसमध्ये आपल्याला पॉलिसी क्लेम अमाऊंट फाइंड आउट करताना फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, अमाऊंट ऑफ पॉलिसी 1 लाख डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,20,000 इंटू लॉस बाय फायर. ओके, इज इक्वल टू तुम्हाला ही अमाऊंट येईल, ही आपली क्लेमची अमाऊंट आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्याला जेव्हा अंडर इन्शुरन्स असणार आहे तेव्हा आपल्याला क्लेम अमाऊंट फाइंड आउट करताना आपला हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. ओके, हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. ओके, अजून एक सिच्युएशन सांगतो, आता मला तुम्ही आन्सर सांगू शकता का. ओके, अभी देखो, समझो पॉलिसी अमाउंट है. ओके, जो पॉलिसी अमाउंट है, समझो कभी पॉलिसी अमाउंट है 50,000 रुपीज़. ओके, एंड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 30,000 रुपीज़. ओके, लॉस बाय फायर है 25,000 रुपीज़. तो मुझे बताओ अभी क्लेम अमाउंट कितना रहेगा. ओके, पॉलिसी अमाउंट है 50,000 रुपीज़, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 30,000 रुपीज़ और लॉस बाय फायर है 25,000. तो मुझे क्लेम अमाउंट बताना कितना रहेगा. ओके, एनी वन ऑफ यू, what will be the claim amount. Okay, policy amount is rupees 50,000, stock on date of fire is rupees 30,000 and loss by fire is equal to rupees 25,000. What will be the claim amount? First of all, confirm that is it the case of par insurance, over insurance or under insurance. Okay, policy amount is rupees 50,000 and stock on date of fire is rupees 30,000. That means this is the case of over insurance, because all the goods are insured. Okay, 50,000 policy amount and goods are less than the 50,000. That means this is the case of actually over insurance. Okay, because all the goods are insured. Okay, and the loss by fire is rupees 25,000. ओके, तो इस केस में जब पार इंश्योरेंस रहेगा और ओवर इंश्योरेंस रहेगा, तो इस केस में हमारा पॉलिसी अमाउंट कितना रहेगा, जितना लॉस बाय फायर है उतना हमारा पॉलिसी अमाउंट रहेगा, सॉरी क्लेम अमाउंट रहेगा, उतना हमारा क्लेम अमाउंट रहेगा, वो 25,000 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25,000. ओके, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25,000. ओके, अभी नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, 9th वाली सिचुएशन. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट और नॉट. क्योंकि आंसर देना, एक्चुअली जब आंसर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझा या नहीं समझा है. ओके, तो रिप्लाई देना अभी. ओके, नेक्स्ट एक्चुअली बताना मुझे इसका आंसर एक्चुअली क्या है. समझो पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख रुपीज़. ओके, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर भी है 2 लाख रुपीज़. ओके, और लॉस बाय फायर है 1,90,000 रुपीज़. तो मुझे बताना अभी क्लेम अमाउंट कितना रहेगा. ओके, पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर भी है 2 लाख रुपीज़, लॉस बाय फायर है 1,90,000 रुपीज़. तो क्लेम अमाउंट कितना रहेगा. 1,90,000. ओके, नाइस. ओके, 1,90,000.
ये जो केस है वो पार इंश्योरेंस वाली केस है, मतलब जितने स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है उतने ही पॉलिसी अमाउंट है। ओके, जब उस ये पार इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस वाला जब केस रहता है उस टाइम पे लॉस बाय फायर जितना रहेगा उतना हमारा क्लेम अमाउंट रहेगा। तो लॉस बाय फायर है हमारा 1,90,000, इसकी वजह से क्लेम अमाउंट भी है हमारा 1,90,000। ओके, अभी नेक्स्ट सिचुएशन मुझे बताना इसका आंसर। ओके, तो मुझे अभी आंसर बताना इसका क्या रहेगा। पॉलिसी अमाउंट है 2,00,000 रुपीज़, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 1,90,000, लॉस बाय फायर भी 1,90,000 है। तो अभी क्लेम अमाउंट कितना आ जाएगा। ओके, समझा ना। पॉलिसी अमाउंट है 2,00,000 रुपीज़, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 1,90,000 रुपीज़, लॉस बाय फायर भी 1,90,000 रुपीज़ है। तो क्लेम अमाउंट कितना आएगा। ओके, पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा वाला केस है, पार इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस। तो ये केस है अंडर इंश्योरेंस वाला केस है, क्योंकि ये 2,00,000 के पॉलिसी, सॉरी, ये एक्चुअली ओवर इंश्योरेंस वाला केस है। 2,00,000 की पॉलिसी अमाउंट है, 1,90,000 का एक्चुअली स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। मतलब ये जो गुड्स है कभी फुल इंश्योर्ड गुड्स रहेंगे, मतलब वो पार इंश्योरेंस नहीं तो अंडर इंश्योरेंस वाला केस रहेगा, सॉरी पार इंश्योरेंस नहीं तो ओवर इंश्योरेंस वाला केस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स जो है वो फुल्ली इंश्योर्ड है। अंडर इंश्योरेंस मतलब कब, जब गुड्स है वो फुल्ली इंश्योर्ड नहीं रहेंगे तब वो अंडर इंश्योरेंस वाला केस आएगा। ओके, तो यहाँ पर गुड्स है 2,00,000 की पॉलिसी अमाउंट है, 1,90,000 के स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब जो गुड्स है फुली इंश्योर्ड है, मतलब ये ओवर इंश्योरेंस वाला केस हो गया है। जो हमारे इंश्योरेंस किया है वो हमने ज़्यादा अमाउंट का किया है, तो ओवर इंश्योरेंस वाला केस है। इसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्लेम अमाउंट कितना आ जाएगा, जितना लॉस अमाउंट है उतना ही क्लेम अमाउंट आ जाएगा, 1,90,000 हमारा क्लेम अमाउंट आ जाएगा। ओके, 1,90,000 जितना क्लेम अमाउंट कितना आ जाएगा, जितना लॉस अमाउंट, जितना लॉस बाय फायर है उतना ही हमारा क्लेम अमाउंट आ जाएगा। ओके, तभी नेक्स्ट एक लास्ट सिचुएशन देखते हैं अभी। ओके, सॉरी, ओके, 1,90,000 गुड्स, ओके ठीक है। ओके, ये अभी के इसका बताना मुझे आंसर कितना आएगा। 2,00,000 के पॉलिसी अमाउंट है, 2,10,000 के स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, 1,90,000 लॉस बाय फायर है। तो अभी क्लेम अमाउंट कितना आ जाएगा। 1,90,000। ओके, और कोई दूसरा आंसर। 1,90,000, और कोई दूसरा आंसर। 1,90,000 आएगा क्या, और कुछ आंसर आएगा। ओके, 1,90,000 यहाँ पर एक्चुअली गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, देखो 2,00,000 की पॉलिसी अमाउंट है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 2,10,000, मतलब जो गुड्स है वो फुल्ली इंश्योर्ड नहीं है। 10,000 के गुड्स ऐसे जो इंश्योर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर केस है अंडर इंश्योरेंस वाली केस है। और जब अंडर इंश्योरेंस वाली जब केस रहेगी तो अंडर इंश्योरेंस वाले केस में हमें क्लेम फाइंड आउट करने के लिए एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है वहाँ पर, और क्लेम हमें फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने का है। तो ये क्लेम फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 2,00,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 2,10,000 इनटू लॉस बाय फायर 1,90,000। तो अमाउंट आ जाएगी हमारी पॉलिसी, हमारी क्लेम की अमाउंट आ जाएगी 1,80,952। इतनी हमारी क्लेम की अमाउंट आ जाएगी। जो जब हमारे अंडर इंश्योरेंस रहेगा तो हमें इंश्योरेंस क्लेम फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने का और क्लेम अमाउंट हमें फाइंड आउट करने की है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना कि जब पार इंश्योरेंस से ओवर इंश्योरेंस है उस टाइम पे पार और ओवर इंश्योरेंस कैसे पता चलेगा, वो एक्चुअली फाइंड आउट करने की वैसी ज़रूरत नहीं है, वो पार या ओवर है। एक बात ध्यान रखना, 100% गुड्स कभी इंश्योर्ड रहेंगे तो वो पार या ओवर का केस में रहेंगे, तो उस केस में हमारी जितना लॉस अमाउंट रहेगा उतनी हमारी क्लेम अमाउंट रहेगी। लेकिन जब 100% गुड्स इंश्योर्ड नहीं रहेंगे तो उस टाइम पे केस आ जाएगा अंडर इंश्योरेंस वाला।
ओके और अंडर इंश्योरेंस वाले केस में हमें पॉलिसी अमाउंट क्लेम अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए एवरेज क्लॉज अप्लाई, कभी एवरेज क्लॉज रहेगा वहाँ पर, तो ये पॉलिसी अमाउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ओके तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे, क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू पॉलिसी, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस बाय फायर। तो इस प्रकार के इसका आंसर आ जाएगा 1,80,952, इतना हमारा क्लेम अमाउंट रहेगा। ओके समझ में आ गया। अभी ये जो जितना मैंने बताया ना उतना ही हमें लास्ट स्टेप में उतना ही हमें करने का है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ओके हमें सिर्फ कंपेयर करना रहेगा एक्चुअली। ओके क्या कंपेयर करने का है हमें, ये तीन चीज़ें हमें कंपेयर करने की है। ओके पॉलिसी अमाउंट, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर और लॉस बाय फायर, उसके हिसाब से हमें क्लेम अमाउंट हमें निकालने का है। ओके तो लास्ट स्टेप में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकेंड स्टेप में भी हमने देखा कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ लॉस बाय फायर निकालने के लिए नॉर्मली एक ही फॉर्मूला यूज होता है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज वैल्यू। मतलब स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मतलब फर्स्ट स्टेप का आंसर, साल्वेज वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ओके तो साल्वेज वैल्यू हम माइनस करके हम वो निकाल लेंगे एक्चुअली। ओके तो इस प्रकार के हमारा सेकेंड स्टेप में आता है। अभी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने का है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें ही ज़्यादा कैलकुलेशन रहते हैं। ये सेकंड और थर्ड स्टेप में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ओके हमें अभी फर्स्ट स्टेप में देखने का है कि उसमें क्या क्या हमें करने का है। ओके दोन चालू केलंय का? ओके तो हमारी फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। हमें स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करने का है। तो हमें कहाँ से हमें स्टॉक मिल जाएगा, तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पर रहता है। ओके तो हम यहाँ पर ना ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करने वाले हैं और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके वहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हमारा आ जाएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं, लेकिन उसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। हम उसका नाम क्या देने वाले हैं वो देखो, हम उसका नाम देने वाले हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हम उसका नाम देने वाले हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हम सिंपल नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग अकाउंट रहते हैं वैसे हम प्रिपेयर करने वाले हैं, लेकिन उसका खाली हम नाम क्या दे देंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करके उसका नाम दे देंगे। और जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं ना, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट को क्या मेंशन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश, मतलब 31 मार्च 2021, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। लेकिन जो हम ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर करने वाले हैं ना, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट उसको हम ऐसे मेंशन करेंगे फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर। मतलब ये कितना पीरियड रहेगा हमारा वो भी हमें मालूम है एक्चुअली, बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर। कभी फायर ऑकर्ड हुआ है 30 सितंबर 2009 को कभी फायर ऑकर्ड हुआ है, तो इस केस में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम कितना प्रिपेयर करेंगे, हमारा ईयर एंड। ओके हमारा ईयर एंड कौन सा था, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर। हमारा ईयर एंड था समझो 31 मार्च हमारा ईयर एंड है। ओके 31 मार्च हमारा ईयर एंड है, तो 31 मार्च के नेक्स्ट डे मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर, नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग ऑफ ईयर है, तो 1/4/2021। ओके और फायर ऑकर्ड हुआ उतने डेट तक, फायर ऑकर्ड हमारा हुआ है 30 सितंबर 2021। तो हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द एंड ऑफ ईयर, सॉरी टू द डेट ऑफ फायर। ओके इस एक्चुअली पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके तो एक्चुअली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही डिफरेंस, बाकी सब हम ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही प्रिपेयर करेंगे। और उसमें और एक बात है ध्यान रखना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो बैलेंसिंग अमाउंट रहता है, नॉर्मली बैलेंसिंग अमाउंट हमारा क्या रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। लेकिन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम कब प्रिपेयर करेंगे, जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट मालूम रहेगा, तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम रहेगा तभी हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को हम प्रिपेयर करने जाएंगे। ओके जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी मालूम रहेगा,
उसी टाइम पे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम कब प्रिपेयर करेंगे? जिस टाइम पे आपको ये मालूम रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम रहेगा कितना है, उसी टाइम पे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कभी ग्रॉस प्रॉफिट मालूम नहीं रहेगा तो उसके लिए एक्चुअली दूसरा हम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, उसके इसको हम एक्चुअली बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि जिस सिचुएशन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम है कितना है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हमें मालूम है कितना है, तो उस सिचुएशन में हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है वो नथिंग बट द ट्रेडिंग अकाउंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका जो पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर रहेगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ये हमारा पीरियड रहेगा। क्योंकि ऐसे नहीं होगा ना कि फायर ऑकर्ड कब होगा, कि ईयर एंड को ही फायर ऑकर्ड होगा, नहीं तो बिगिनिंग ऑफ ईयर को ही फायर ऑकर्ड होगा, मतलब 31 मार्च को ही फायर ऑकर्ड होगा, नहीं तो फर्स्ट ईयर को ही फायर ऑकर्ड होगा, फर्स्ट अप्रैल को ही फायर ऑकर्ड होगा। ऐसे नहीं होगा ना, उस टाइम पे हमारा अकाउंट्स हमारा रेडी रहता है। तो ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि फायर जब हमारा ईयर एंड तभी ऑकर्ड होगा तो हमें क्लोजिंग स्टॉक हमें मालूम है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो इसकी वजह से जब फायर ऑकर्ड होता है तो उस डेट का हमें क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करने का है, उस डेट का हमें स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर फाइंड आउट करने का है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर, ये पीरियड का हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अभी इसका ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा? इसका ओपनिंग स्टॉक रहेगा जो हमारा लास्ट पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो करंट पीरियड का हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा। नेक्स्ट हम इसमें हम मेंशन कर सब चीज़ हम मेंशन करेंगे जो हम नॉर्मल पीएनएल अकाउंट, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट को जो जो मेंशन करते हैं ना, वो सब चीज़ यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। लेकिन जो हम ये जो परचेसेस मेंशन करेंगे, ये परचेसेस हम कब के मेंशन करेंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर के मेंशन करेंगे। ओके, सभी चीज़ें हम यहाँ पर जो मेंशन करेंगे ना, वो सभी वैसे ही रहेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर रहेंगे। ओके, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो सभी चीज़ें मैं जो मेंशन कर रहा हूँ, ये सभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के ही सभी चीज़ें, सॉरी नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के ही मैं मेंशन कर रहा हूँ, दूसरा कुछ एडिशनल कुछ नहीं मेंशन करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर जो सेल्स मेंशन होंगे ये भी कब के मेंशन होंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर टू द डेट ऑफ फायर। ओके, और एक्चुअली यहाँ पर फ्री सैंपल, ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ओके, नहीं तो गुड्स लॉस्ट बाय गुड्स प्रोपराइटर ने टेकन ओवर कर लिया। ओके, वो जिस भी चीज़ से गुड्स हमारे कम हो जाएंगे वो क्रेडिट साइड को हम मेंशन करते हैं, वो एक्चुअली आपको सबको एक्चुअली वो मालूम है एक्चुअली, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी ये जो है ना, ये यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट रहेगी, ये बैलेंसिंग अमाउंट रहेगी। हम यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा। और ऑलरेडी मालूम रहेगा मतलब क्या एक्चुअली करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी मालूम रहेगा मतलब क्या होगा एक्चुअली? तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ना, वो हमें प्रॉब्लम में हमें दे देते हैं। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेट रहता है ना एक्चुअली, मतलब एक्चुअली एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और वहाँ से एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, ऐसे इसमें से कोई भी एक नाम वहाँ पर दिया रहेगा। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो ये फॉर्मूले से हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी रेट हमें प्रोवाइड किया रहेगा। मतलब क्या है ये फॉर्मूला का? एक्चुअली आप कभी मीनिंग निकालेंगे तो क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट है वो नेट सेल में कितना परसेंट है, वो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेट है। अब फॉर्मूला देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। समझो 1 लाख रुपीज़ का सेल्स है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट का? वो आएगा 20% आएगा। आप कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पर ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारा फॉर्मूला से आंसर क्या आता है 20%। ये इंटू 100 है, मतलब जो आंसर आ रहा है वो परसेंट साइन से आ रहा है, मतलब ये परसेंट हम निकाल रहे हैं। तो 20% है, उसका मतलब क्या है कि हमारे जो सेल्स है उसमें कितना परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स में कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब वो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है।
ओके तो सेल्स पे 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट या हमारा बैलेंसिंग हम निकाल कैसे लेंगे कि हमें प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, तो हमें सेल्स तो ऑलरेडी मालूम रहेंगे, तो ये सेल्स का अमाउंट है, उस पर हम जितना परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया रहेगा उससे उतना रेट हम यहाँ पर निकालेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। मतलब समझो सेल्स 1,00,000 है, ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, तो उस केस में हमारा ये अमाउंट कितना आ जाएगा 1,00,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, मतलब 20%, तो 20,000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके तो हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी रहेगी कि 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट है। ओके तो इसके हिसाब से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट के यूज़ करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, ये जो है वो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। ओके ये बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी और यही हमारा एक्चुअली एम है। फर्स्ट स्टेप का हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक मतलब ही स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है ना, मतलब जब फायर ऑकर्ड हुई तो उस डेट पे कितना स्टॉक हमारे गोडाउन में अवेलेबल था, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना ही अवेलेबल था ना, मतलब उतना ही स्टॉक हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, मतलब जब फायर ऑकर्ड हुई तो कितना स्टॉक हमारे गोडाउन में अवेलेबल है, तो जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना। हम कब का प्रिपेयर कर रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, 31/9/2021 तक का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब फायर ऑकर्ड कभी इस दिन को हुई है तो उसी डेट का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उतना ही हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर रहेगा। ओके तो ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके हम निकाल लेंगे। ओके अभी ग्रॉस प्रॉफिट पे मैं नेक्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करूंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट में किस किस प्रकार के हमें दिया रहेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट कभी नहीं दिया रहेगा तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसका हम डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे। ओके तो अभी ये मैं एक्चुअली ये लेक्चर है वो यूट्यूब को एक्चुअली अपलोड कर दूंगा, कभी कोई भी आपको क्वेरी रहेगा तो एक्चुअली वापस एक्चुअली देख लो आप। ओके ये वीडियो आप वापस देख लो, और आप जिन्होंने पहला वीडियो देखा नहीं है तो उन्होंने वो भी देख लो एक्चुअली। ओके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके अभी आपका एक्चुअली लेक्चर है तो इसकी वजह से हम एक्चुअली अभी क्लोज कर दे, नेक्स्ट लेक्चर को हम देखेंगे जीपी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर को हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारी क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ज़्यादा कर एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म हो जाएगी, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। ओके जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है आपके जो अदर फ्रेंड्स है उनको भी बताना एक्चुअली कि लेक्चर चालू हो गया एक्चुअली, अभी सिर्फ 20 या 30 तक एक्चुअली रहते हैं, तो उनको एक्चुअली बताना आप लेक्चर चालू हो गए करके।